लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन टाइप वीकन एन आर्गूमेंट। इस किस्म के क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो स्ट्रेटजीज हैं वो इस तरह से हैं। ऑफन द स्ट्रॉन्गेस्ट वेज टू अटैक एन आर्गूमेंट इज टू अंडरमाइन वन ऑफ इट्स पिवटल अजम्पशन, यानी कि जिस अजम्पशन से कंक्लूजन ड्रॉ किया जा रहा है उसको अटैक किया जाए, उसको वीक कर दिया जाए तो आर्गूमेंट वीक हो जाएगा। नंबर 2, क्वेश्चनिंग द एविडेंस साइटेड, जो एविडेंस दी गई है तो उसको क्वेश्चन किया जाए तब भी आर्गूमेंट वीक हो जाएगा। नंबर 3, शोइंग आर्गूमेंट लीड्स टू एन इलॉजिकल और एब्सर्ड फर्दर कंक्लूजन, यानी कि जो कंक्लूजन ड्रॉ किया गया है, जिसकी बेस पर कंक्लूजन ड्रॉ किया गया है उससे फर्दर कंक्लूजन ड्रॉ करें जो मीनिंगलेस या एब्सर्ड हों, तो वो जो एक्चुअल जो उसने ड्रॉ किया है वो भी वीक हो जाएगा। गुड एविडेंस इज द बेसिस ऑफ ऑल अथॉरिटीज इन द नेचुरल और सोशल साइंसेस। जितने भी एविडेंसेस किसी स्टडी से, किसी अथॉरिटी पर्सन से, नेचुरल साइंस के या सोशल साइंस के पर्सन से जो कि अथॉरिटी रखता है, वहाँ से लिए जाएं तो उनको हम गुड एविडेंस मानते हैं और उनको गलत नहीं कहा जाएगा। बट नॉट ऑल एविडेंसेस आर इक्वल। एविडेंस वेट के लिहाज से डिफरेंट हो सकते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग है और कोई वीक होगा। एविडेंस दैट वाज नॉट गैदर्ड बाय रिलायबल मीन इज़ वर्चुअली वर्थलेस। जैसे कि एक जनरलाइज स्टेटमेंट है, वो एक वीक आर्गूमेंट हो सकता है, वीक एविडेंस हो सकती है, लेकिन अगर वो किसी स्टडी के थ्रू आ रही है या किसी पर्सन के थ्रू आ रही है या कोई प्रोफेसर है या कोई टेक्निकल पर्सन है जो उसको दे रहा है वो उस एविडेंस को, तो उसको ट्रू माना जाता है। एविडेंस माइट बी ए स्टडी, पर्टिकुलर अथॉरिटी फिगर और ए जनरल हेल्ड बिलीफ। इट इज़ हार्ड टू चैलेंज ए साइंटिफिकली वैलिडेटेड स्टडी। जो वैलिडेटेड स्टडीज़ हैं साइंस के थ्रू, वो उनको चैलेंज करना सही नहीं होता। इट इज़ हार्ड टू चैलेंज ए साइंटिफिकली वैलिडेटेड स्टडी। जो साइंटिफिकली प्रूव्ड एविडेंसेस हैं उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, Professor Yahya says that all stocks between ₹50 and ₹100 per share will increase by at least 20% between now and next January। यानी कि प्रोफेसर याहिया कह रहा है कि जो शेयर्स जिनकी वैल्यू 50 और 50 से लेकर 100 तक की है पर शेयर, उनकी प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएंगी 20% नाउ एंड नेक्स्ट जनवरी तक। अब इसमें प्रोफेसर याहिया ने ये बात कही है, इसलिए अगर प्रोफेसर याहिया की पर्सनैलिटी को डाउन कर दिया जाए, यानी कि उसकी अथेंटिसिटी को वीक कर दिया जाए, तो ये सारा आर्गूमेंट वीक हो जाएगा। लेकिन अगर प्रोफेसर याहिया की अथेंटिसिटी को बढ़ा दिया जाए, रिलायबिलिटी या क्रेडिबिलिटी को बढ़ा दिया जाए फिर सम न्यू इन्फॉर्मेशन, तो इस आर्गूमेंट की भी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इफ़ एन आर्गूमेंट बिगिन विद ए जनरल बिलीफ, अगर एक, जैसे कि ये है कि एक जनरल बिलीफ से आर्गूमेंट स्टार्ट हो रहा है, प्रोफेशनल एथलीट्स मेक ए लॉट ऑफ मनी, एक जनरलाइज स्टेटमेंट है, तो ये एक्चुअली वीक स्टेटमेंट्स होती हैं क्योंकि जनरलाइज है, इसके पीछे कोई स्टडी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। देन इट वुड वीकन द आर्गूमेंट टू साइट एविडेंस टू द कंट्रेरी, तो आप इसके अगेंस्ट कोई एविडेंस दे दें तो ये वीक हो जाएगा। जैसे कि ये कहता है कि ऑल प्रोफेशनल एथलीट्स मेक ए लॉट ऑफ मनी, इसके अगेंस्ट दिया जा सकता है प्रोफेशनल बाउलर्स डू नॉट मेक ए ग्रेट डील ऑफ मनी, तो आप एक और एविडेंस प्रोवाइड करते हैं जो इसको निगेट कर रहा है कि ऑल प्रोफेशनल एथलीट, जबकि बाउलर ये नहीं करते, तो इसका मतलब है ये एक वीक स्टेटमेंट है। फिर ये है कि अफर्म द एविडेंस साइटेड बट शो दैट इट इज़ एंटायरली इंडिपेंडेंट ऑफ द आर्गूमेंट, यानी कि जो एविडेंस है वो ठीक है, एविडेंस बिल्कुल सही होगी, लेकिन वो आर्गूमेंट से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जैसे कि द विगरस स्ट्रेचिंग एंड एनवायरनमेंट ऑफ सीरेनिटी क्रिएटेड इन योगा क्लास मस्ट हैव ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द हार्ट, यानी कि योगा की जो क्लासेस हैं उनका पॉजिटिव इफेक्ट है ऑन द हार्ट। रिसेंट सर्वेज हैव शोन दैट लॉन्ग टर्म योगा practitioners have a lower incidence of heart disease that does the general population।
यानी कि जो लोग योगा करते हैं, लॉन्ग टर्म हैं, प्रैक्टिशनर हैं, उनका हार्ट डिजीज़ में मुब्तला होने के चांसेस कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू द जनरल पॉपुलेशन। अब ये एक स्टडी पर बेस करता है, यानी कि सर्वे पे बेस करता हुआ रिज़ल्ट लिया गया है। अब इसको अगर हम वीक करना चाहते हैं, द आर्गूमेंट वांट टू ड्रॉ द कंक्लूजन योगा इज़ ए गुड फॉर हार्ट, यानी कि यही कहना चाहता है ना कि उन लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम कम होता है जो योगा करते हैं, इसका मतलब है योगा इज़ गुड फॉर हार्ट, ये इसका कंक्लूजन हो सकता है। और ये साइंटिफिक स्टडी बेस है, तो इसका सॉलिड एविडेंस है, इसको हम आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन हम इसके ऊपर एक ऑब्जेक्शन देते हैं, हम कहते हैं कि according to that same study, the vast majority of yoga practitioners were women who suffer from heart disease at much lower rate than men. अब इस पर ऑब्जेक्शन क्या आया कि ये स्टडी बिल्कुल सही है, स्टडी को गलत नहीं कहा गया, लेकिन उसी स्टडी में फर्दर इंफॉर्मेशन मौजूद है कि ज़्यादातर इसमें जो योगा प्रैक्टिशनर हैं इसमें ख़वातीन हैं, और ख़वातीन को हार्ट डिजीज़ का रेट ही कम होता है, ख़वातीन में हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत कम होते हैं। इसलिए ये स्टडी अब क्वेश्चनेबल हो गई, क्योंकि ये इसमें ख़वातीन ज़्यादा होती हैं, उनका ऑलरेडी हार्ट में मुब्तला होने का, हार्ट की बीमारी में मुब्तला होने के चांसेस कम होते हैं। तो इस लिहाज से ये जो कंक्लूजन दिया गया है कि उनको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा, वो एक्चुअली फ़ीमेल्स की वजह से है, ना कि योगा की वजह से, कि फ़ीमेल्स में ये प्रॉब्लम पहले ही कम है, तो योगा की वजह से फ़र्क नहीं पड़ रहा, बल्कि वो ऑलरेडी कम है। इसलिए ये जो आर्गूमेंट था ये वीक हो गया है। It makes the study irrelevant to the conclusion. Yoga participants have lower rate of heart disease not because of the yoga, but because they are mostly women. फिर एक और टेक्निक है कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट, एन अटैक ऑन द आर्गूमेंट कैन फॉलो वेयर द कंक्लूजन लीड, यानी कि कंक्लूजन से हम क्या चीज़ अख्ज़ कर रहे हैं उसको अटैक किया जाता है। This can be a powerful way of attacking an argument without even getting into the specifics of the argument. Conclusion, उससे आप फर्दर कंक्लूजन ड्रॉ करें और जो कि रॉन्ग रिज़ल्ट दे रहे हो आपको, तो जब वो रॉन्ग रिज़ल्ट देंगे तो इसका मतलब है वो कंक्लूजन करेक्ट नहीं था। अब एक एग्जांपल देखते हैं। A plausible explanation of the disappearance of the dinosaurs is what is known as the comet theory. एक्सप्लेनेशन है कि डायनासॉर्स कैसे इंस्टिंक्ट हुए थे, वो कॉमेट थ्योरी के बेस पर दिया गया है। A large enough comet colliding with Earth could have caused a cloud of dust that enshrouded the planet and cooled the climate long enough to result in the dinosaurs' demise. कि कुछ कोमेट्स जो है ना वो आपस में कोलाइड किए अर्थ के नज़दीक, जिसकी वजह से क्लाउड ऑफ डस्ट पैदा हुआ और प्लैनेट जो है यानी कि अर्थ में कूलिंग हुई, और इतनी कूलिंग हुई कि रिज़ल्ट में डायनासॉर्स ख़त्म हो गए। Which one of the following statement, if true, most seriously weaken the argument? अब आर्गूमेंट को वीक करने के लिए कौन सी स्टेटमेंट ली जा सकती है? One of the various schools of paleontology adheres to an explanation for the disappearance of the dinosaurs that is significantly different from the comet theory. अब बात चल रही है comet theory की और उसके ज़रिए एक्सप्लेनेशन दी जा रही है, तो अदर देन comet theory ये हमारी लॉजिकल लाइन से बाहर है, ये इररेलेवेंट हो गया या अनवारंटेड हो गया। वेरियस स्पीशीज ऑफ एनिमल्स फ्रॉम द सेम इरा एज द डायनासॉर्स एंड सिमिलर टू देम इन फिजियोलॉजी, बिल्कुल सिमिलर फिजियोलॉजी में जो एनिमल थे, एंड हैबिटेट और रहते भी वहीं थे, उनका जो रहने की जगह थी वो भी डायनासॉर्स की तरह थी, डिड नॉट बिकम एक्सटिंक्ट व्हेन द डायनासॉर्स डिड। अब आप ये देखें कि ये इसको वीक कर रहा है, क्योंकि वो एनिमल जो बिल्कुल रहने सहने के लिहाज से और फिजियोलॉजिकली सेम थे डायनासॉर्स के, वो ख़त्म नहीं हुए। तो इसका मतलब है अगर ये कोमेट थ्योरी और डस्ट क्लाउड और कूलिंग की वजह से थे तो उनको भी इफ़ेक्ट होना चाहिए था, वो नहीं हुए,
इसलिए हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर बी है, जो इसको वीक कर रहा है। क्योंकि अगर ये इस थ्योरी के मुताबिक डस्ट और कूलिंग से हुए थे एक्सटिंक्ट, तो फिर दूसरे एनिमल भी होने चाहिए थे जो बिल्कुल सेम थे, इनके रहते भी इसी जगह पर थे और फिजियोलॉजिकली भी सेम थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब है ये जो इसका आर्गूमेंट है वो वीक है। It cannot be determined from a study of dinosaur skeletons whether the animal died from the effect of dust or cloud. Again ये उसको कंट्राडिक्ट में जा रहा है, जबकि हम कंट्राडिक्शन नहीं लेंगे क्योंकि उसने कमेंट थ्योरी के बारे में बताया है कि वो इस तरह से हुआ है, जबकि ये उसको चैलेंज कर रहा है, कंट्राडिक्शन में जा रहा है। Many other animal species from the era of the dinosaur did not become extinct at the same time. अब इसमें वही बात है कि अदर एनिमल स्पीशीज़ हो सकता है कि उनमें कूलिंग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस मौजूद हो, या वो ऐसी जगह पर रहते हों जहाँ कूलिंग या डस्ट इफ़ेक्ट ना करती हो। इसलिए ये क्वेश्चन भी, ये ऑप्शन भी सही नहीं हो सकता। ये इसको वीक नहीं कर रहा, बल्कि इसे ना सपोर्ट करता है ना वीक करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। Archaeologist researcher excavating a burial site in Cyprus found a feline skeleton. Feline mean cat-like animals. Skeleton lying near a human skeleton. Both skeletons were in the same sediments at the same depth and equally well preserved, suggesting that the feline and human were buried together about 9,500 years ago. This shows that felines were domesticated around the time farming began, when they would have been useful in protecting stores of grain from mice. अब सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि साइप्रस में 9,500 साल पहले जो मुख्तलिफ साइट से उनके निशानात मिले, उसमें स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन के साथ फिलाइन स्केलेटन भी मिला, और जो बिल्कुल उसके साथ ऐसा लगता था जैसे वो उसके साथ दफन किया गया है इकट्ठा। तो इससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये डोमेस्टिकेटेड, यानी कि एज ए पेट घरों में इस्तेमाल, घरों में रखा जाता था ये जानवर अराउंड द टाइम जब फार्मिंग बिगेन शुरू हुई, ताकि चूहों से ग्रेन को महफूज रखा जा सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू would most seriously weaken the archaeologist argument? अब वीकन करना है आर्कियोलॉजिस्ट के आर्गूमेंट को। आर्कियोलॉजिस्ट हैव नॉट फाउंड एनी रिमेन्स ऑफ स्टोर्स ऑफ ग्रेन इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द ब्यूरल साइट। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ब्यूरल साइट के नज़दीक ग्रेन स्टोर्स भी मौजूद हों, ये थोड़े से फासले पर भी हो सकते हैं, या घरों में छोटे छोटे स्टोर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि बात डोमेस्टिकेशन की हो रही है कि घरों में रखे गए थे। इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर ये नहीं हो सकता। द ब्यूरल साइट्स इन साइप्रस इज सब्सटेंशियली ओल्डर देन अदर। ये चैलेंज कर रहा है या कंट्राडिक्शन या गलत इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई वो इस ईयर की है और हम इसी तक महदूद रहेंगे। Paintings found near the burial site seems to show people keeping felines as domesticated companions but do not show feline hunting mice. ये भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, इसलिए हम इसको करेक्ट नहीं मान सकते कि ये वीक कर रहा है इसको। In Cyprus, there are many burial sites dating from around this period ago in which the remains of wild animals appear to have been buried alongside human remains. अब जो आर्गूमेंट था वो ये था कि ये फिलाइन का स्केलेटन मिला है, इसलिए इसको ये डोमेस्टिकेशन में इस्तेमाल होते हैं ताकि चूहों से ग्रेन को महफूज रखा जा सके। जबकि ये स्टेटमेंट हमें ये बताती है कि वहाँ पर जो एनिमल्स के स्केलेटन मिले थे अपेयर टू हैव बीन बरीड अलॉन्गसाइड ह्यूमन रिमेन्स, वहाँ पे अदर एनिमल्स के स्केलेटन भी मिले हैं, यानी कि सिर्फ यही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बात वीक हो गई कि वो घरों में रखे जाते थे ताकि चूहों से ग्रेन को महफूज किया जाए, जबकि वहाँ तो अदर एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स के भी स्केलेटन मिले। इसलिए इस आंसर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। I saw John running through the rain to get to his next class. Even though he forgot his umbrella today, he accomplished nothing by running instead of walking.
Even though he forgot his umbrella today, he accomplished nothing by running instead of walking. People get just as wet running in the rain as they do walking, even though they may arrive at their destination more quickly. आप देखेंगे इसने उसमें बारिश में वो जो भाग रहा था उसके बारे में जो बात की है वो ये कि उन्हें कोई हासिल नहीं होता क्योंकि वो इक्वली बारिश में भीगते रहते हैं, बेशक वो पैदल चल के सुकून से जा रहे हो या भाग भाग के जा रहे हो, लेकिन मे अराइव एट देयर डेस्टिनेशन मोर क्विकली, के सिवाय इसके कि वो अपनी मंजिल पर जल्द पहुंच जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू मोस्ट वीकन द आर्गूमेंट. जॉन वॉज यूजिंग एन अम्ब्रेला वो घर भूल गया था, ये चीज़ गलत है. जॉन रेन टू क्लास इन ऑर्डर टू गेट देयर मोस्ट क्विकली. यस, ये इसने खुद भी बताया है. और जॉन ने क्लास लेनी थी तो वो भाग इसलिए रहा हो सकता है कि उसने क्लास में जल्दी पहुंचना था. जॉन रन्स मोर क्विकली देन मोस्ट पीपल. नो, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये इररेलेवेंट है कि वो दूसरे लोगों से ज़्यादा भाग सकता है. जॉन डिड नॉट हैव टू रन वेरी फार टू गेट द क्लास. ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो सकती है लेकिन ये गलत है. जॉन अराइव्ड एट क्लास मोर क्विकली देन इफ़ ही हैड वॉकड. ये बात वैसे ही सही है, ये वीक नहीं कर सकती, इसलिए क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता. इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी. Business that invest in renewable energy tend to view profit as secondary to social responsibility. Investment in renewable energy are also very risky and several have been known to cause their company very large losses. Therefore, it is a bad idea for you to invest in renewable energy. Which of the following if true most weaken the argument प्रेजेंटेड अबव. इसको वीकन करना है. अब आप देखेंगे, इसको एनालाइज करते हैं. बिजनेस दैट इन्वेस्ट इन रीन्यूएबल एनर्जी टेंड टू व्यू प्रॉफिट एज सेकेंडरी टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करते हैं उनकी वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थॉट रखते हैं एज कंपेयर टू अर्निंग प्रॉफिट. इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी आर आल्सो वेरी रिस्की. देखें, एक तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फील करते हैं प्रॉफिट की निस्बत, इसलिए यानी कि वो इम्प्लाई कर रहा है कि प्रॉफिट कम होता है. इसके अलावा इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी आर वेरी रिस्की भी होते हैं कि ये हो सकता है कि लॉस हो जाए. एंड सेवरल हैव बीन नोन टू कॉज देयर कंपनी वेरी लार्ज लॉसेस. देयरफॉर इट इज़ ए बैड आइडिया फॉर यू टू इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी. ये इसका देयरफॉर के बाद कंक्लूजन आ रहा है. अब ऑप्शन देखते हैं. टिपिकली कंपनीज दैट हैव वेरी बिग लॉसेस गो टू बैंकक्रप्ट विद इन ए ईयर. ये उसने खुद बताया हुआ है, इसलिए ये इसे वीक नहीं कर रहा. मैनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज डिक्टेट दैट यू शुड डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो. ये भी इसको वीक नहीं करता क्योंकि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. मोस्ट बिजनेस डू नॉट इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी. ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये भी इसे वीक नहीं करती. उसके बाद कंपनीज दैट इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी compensate for their high risk by diversifying the energy sources they use. Yes, ये इसको वीक कर सकता है क्योंकि वो कहता है कि उसमें हाई रिस्क है और कंपनीज लॉसेस में जाती हैं, तो ये अच्छा आइडिया नहीं है कि इसमें इन्वेस्ट किया जाए. जबकि यहाँ पर वो बात बता रहा है कि कंपनीज दैट हैव इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनसेट फॉर देयर हाई रिस्क बाय डाइवर्सिंग द एनर्जी सोर्सेज दे यूज़. वो खुद डाइवर्सिफाई कर जाएँ जिससे वो प्रोडक्शन कर रहे हैं या वो सोर्सेज यूज़ करें जो वो उनको लॉस की तरफ ना लेकर जाए डाइवर्सिफाई करने से. इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी. Microwaves heat objects by exciting the molecules, causing them to move faster. However, microwaves are larger than the size of an ant. Therefore, an ant is not affected by microwaves and can survive exposure to them, while most other animals would be killed by such exposure. माइक्रोवेव
का मैकेनिज्म बताया पहले इसने कि हीट ऑब्जेक्ट्स बाय एक्साइटिंग द मॉलिक्यूल्स causing them to move faster. Microwaves are larger than the size of ant. Therefore, an ant is not affected. क्योंकि उनका साइज बड़ा है इसलिए आंट में ये पेनिट्रेट नहीं करेंगे, तो इसको सर्वाइवल को कोई ख़तरा नहीं है, यानी कि आंट इसकी मदद से किल नहीं होगी. वाइल मोस्ट अदर एनिमल्स वुड बी किल्ड, जबकि बाकी एनिमल किल हो जाए. हमने इसको वीक करना है. ऑप्शन ए देखते हैं. देर आर मैनी अदर एनिमल्स that are also resistant to microwaves because they are smaller than the mic. ये इसको सपोर्ट कर रहा है कि और भी एनिमल हैं आंट की तरह और वो सेफ रहते हैं, तो ये इसे वीक नहीं करता. बी ऑप्शन, द फैक्ट दैट माइक्रोवेव्स आर लार्जर देन एन आंट डज नॉट प्रिवेंट द वेव्स फ्रॉम एंटरिंग दैम. बावजूद इसके कि माइक्रोवेव लार्जर हैं लेकिन ये डज नॉट प्रिवेंट द वेव्स फ्रॉम एंटरिंग दैम. इसका मतलब है ये इसको वीक कर रहा है, क्योंकि वो ये कहता है कि वो लार्जर साइज़ के इसलिए वो महफूज रहेंगी, जबकि ये बी ऑप्शन में बताता है कि लार्जर साइज़ होने के बाद वो पेनिट्रेट हो सकती हैं, इसलिए वो किल हो जाएंगी. इसलिए हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी.